मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, विजिबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन होस्टिंग एंड सिक्योरिटी। हमने अपने लास्ट वीक में सारी डिप्लॉयमेंट को देखा था कि हम जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस बना रहे हैं। हम उनको किस तरह डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएंगे, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट हम किस तरह से करेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि हम देखेंगे डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है हमारी एप्लीकेशंस के लिए। डोमेन हमारे पास होता है कि किसी भी वेबसाइट का ऐसा स्पेसिफिक नाम जिसकी वजह से उस जो यूजर है उसको सर्च करता है ब्राउजर में, एंड देन वो वेबसाइट उस तक आ जाती है। अब ये डोमेन नेम जो होता है वो हर वेबसाइट का यूनिक यूनिक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो एप्लीकेशंस हैं हमारी या दो वेबसाइट्स हैं उनका डोमेन नेम सिमिलर है। डोमेन नेम यूनिक होता है और वो हमें बाय करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है जो या जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को वो उनके लिए अवेलेबल होती हैं। और डोमेन हमें बाय करनी पड़ती हैं और उनको रिन्यू भी करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। हमारे पास जो डोमेन नेम होता है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंगर हो गया, गोडैडी, नेमचीप और भी बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें डोमेन एज अ डोमेन रजिस्ट्रार काम करते हैं। वहां से हम अपने डोमेन ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए। डोमेन्स हमें आफ्टर मिल जाती हैं, फिक्स पीरियड के लिए मिलती हैं। ऐसे नहीं होता कि हम एक दफा ले लेंगे और सारी जिंदगी के लिए हमें वो डोमेन मिल जाएगी। हमें कुछ सालों बाद उसको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है ताकि हमारी ओनरशिप जो है वो मेंटेन रहे। हमारे पास डोमेन जो होती हैं, टॉप लीडिंग डोमेन्स हैं। डॉट कॉम जैसे जनरल पर्पस की है और ये मोस्ट पॉपुलर है। अगर ये मोस्ट पॉपुलर है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगी। डॉट ओ आर जी हमारे पास होती है, वो हम नॉन प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होती हैं। डॉट नेट हमारे पास टेक्नोलॉजी और रिलेटेड बिजनेसेस के लिए यूज होंगी। डॉट टेक, डॉट एआई, डॉट डेव, इस तरह की जो हमारे पास डोमेन्स आ जाती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं एक्सटेंशंस के लिए और टेक डेवलपर्स के लिए। इनकी जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करती है इनकी पॉपुलैरिटी पे, कि अगर जो एक डोमेन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होती है। मोस्टली हमने डॉट कॉम ही सबसे ज्यादा सुना होता है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उतनी ही ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी है। और डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन की लेंथ क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है। मुख्तलिफ रजिस्ट्रार जो हैं आपको मुख्तलिफ तरह की प्राइसिंग पे डोमेन्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ जाती है एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट हमारे पास एक होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, जो कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है कनेक्शन को हमारे ब्राउजर के दरमियान और जो वेबसाइट का जो सर्वर है जहां पे उस वेबसाइट ने अपने जहां पे उस जिस सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को या अपनी वेबसाइट को जो भी उनकी सर्विस है उसको डिप्लॉय किया हुआ है, उसके दरमियान जो कनेक्शन होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वो हमेशा सिक्योर रहे। इस चीज को मेक श्योर करता है एसएसएल सर्टिफिकेट। जब हमारे पास एक वेबसाइट के पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, हमारे पास इस तरह का एक जो पैडलॉक होता है। अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे कैनवा की जो साइट है हमारे पास, यहाँ पे देखें HTTPS लिखा हुआ है। अगर हम साइट पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक पैडलॉक सा बना आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्शन इज सिक्योर। यानी कि इस वेबसाइट के पास एसएसएल सर्टिफिकेट है जो कि उनको एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है। अब वो उसको यूज कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट के साथ हमारी जितनी भी बात हो रही है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, हम अपनी कार्ड डिटेल्स उसमें एंटर कर रहे हैं या कोई हमने साइन अप किया है, पासवर्ड उसमें लिख रहे हैं, ये सब हमारे सेफ रहेंगे। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि बाजूकात हम जहाँ पे विजिट करते हैं और वहां पे हमें लिखा आ जाता है, वार्निंग मिलती है ब्राउजर की तरफ से कि ये पेज जो है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पे HTTP लिखा आएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
वो सिक्योर नहीं होते। मेक श्योर करता है एसएसएल सर्टिफिकेट इस चीज को कि जब आप अपनी वेबसाइट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट बाय कर लेते हैं, या कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं, जब आप इसको बाय कर लेते हैं तो आपको एक सिक्योर यूआरएल दे दिया जाता है। अब हमारे लिए एसएसएल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन के लिए, कि जितने भी यूजर का डाटा है वो हमारे पास किसी भी ब्रीचिंग में ना जाए, हर तरह की हैकिंग अटैक से वो प्रोटेक्ट हो जाए। और अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर होगी, यूजर आएगा उसको बार बार ब्राउजर वार्निंग नहीं देगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो नॉन या इनसिक्योर है। जितनी यूजर उस पर ट्रस्ट करेगा उतनी ही आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। और एक और चीज भी है, जितनी भी हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उनका यूआरएल सिक्योर होता है, गूगल उनको रैंक भी करता है। यानी कि वो कभी भी गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट पेज पे वो वेबसाइट्स नहीं दिखाएगा जिनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। वो मोस्टली उन्हीं वेबसाइट्स को अपने फर्स्ट पेज पे रखेगा, उन्हीं को रैंक करता है जिनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। इनमें और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, एसईओ और ये सब चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन अगर वो आपकी साइट जो है वो सिक्योर नहीं है तो गूगल उसको रिस्ट्रिक्ट ही करेगा। अगर कोई ई कॉमर्स साइट पे आप जा रहे हैं, वहां पे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, अपनी कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, इस चीज को भी वो मेक श्योर करता है एसएसएल सर्टिफिकेट कि आपको एक प्रॉपर सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए। हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट की टाइप्स होती हैं, दो तरह के एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं। एक तो होता है वैलिडेशन लेवल पे, एक होते हैं डोमेन कवरेज पे, कि वो कितनी डोमेन को कवरेज देंगे और उनका लेवल क्या होगा, कितनी वेरिफिकेशन वो हमें दे सकते हैं। वैलिडेशन लेवल पे हमारे पास आ जाती हैं डोमेन वैलिडेटेड एसएसएल, ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड एसएसएल, एक्सटेंडेड वैलिडेशन एसएसएल। अब डोमेन वैलिडेटेड में हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक वैलिडेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन की ऑनरशिप को वेरीफाई किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड एसएसएल में क्या होता है कि हमारी डोमेन ऑनरशिप भी वेरीफाई होती है, प्लस जो बिजनेस हमारा होता है उसको भी, बिजनेस आइडेंटिटी जो हमारी होती है वहां पे उसको भी वेरीफाई किया जाता है। एक्सटेंडेड वैलिडेशन एसएसएल में हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस के रिलेटेड है या जो भी आप वहां पे काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस सबको वेरीफाई करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बना सके। सेकंड टाइप होती है हमारे पास डोमेन कवरेज की। अब कुछ एसएसएल सर्टिफिकेट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल डोमेन को कवर करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपने वेबसाइट बनाई है, छोटी सी बना ली है, वो एक सिंगल डोमेन की है, उसमें कोई सब डोमेन नहीं आ रही, वो सिर्फ एक ही डोमेन को एसएसएल है जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करेगा। अब वाइल्ड कार्ड एसएसएल भी होते हैं जो कि एक पेरेंट डोमेन जो उनकी मेन डोमेन होती है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके नीचे जितनी भी सब डोमेन्स आती हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें एक मेन डोमेन हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल दराज.com, ये हमारे पास एक मेन डोमेन है उसकी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसकी order.com, अगर हम उसके मुख्तलिफ सेक्शंस पे जाएं या उनके कोई ब्लॉग्स हों या उनकी कोई कस्टमर केयर का अलग से पेज हो, उन सब की डोमेन्स जो आ जाएंगी उसमें सब डोमेन्स होंगी। वाइल्ड कार्ड एसएसएल हमें रिक्वायर करता है, रिक्वायर होगा अगर हमारी इस तरह की कोई सर्विसेज होंगी जिसमें हमारे पास सब डोमेन्स भी आ जाएंगी। मल्टी डोमेन एसएसएल क्या होगा हमारे पास, कि बहुत ज्यादा डोमेन्स एक ही सर्टिफिकेट के साथ सिक्योर हो जाएंगी। हमने सबसे पहले एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होता है, हमने तो पहले अपना प्रोवाइडर देखना होता है कि हम किस जगह से अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हमें बहुत डिजी सर्ट, ग्लोबल साइन, इस तरह की बहुत सी साइट्स होती हैं जो कि हमें एसएसएल सर्टिफिकेट दे रही होती हैं। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो कि ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, इस तरह के, ये भी हमें एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और सम टाइम गोडैडी जैसे रजिस्ट्रार जो होते हैं, डोमेन रजिस्ट्रार, वो भी हमें एसएसएल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने करना होता है अपना सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट हमने देनी होती है। अगर तो हम किसी वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सब कुछ सेटअप जो है अपना मैनुअली कर रहे हैं, तब हमें ये सब चीजें खुद से जनरेट करनी पड़ेंगी, अपना सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमने अपनी
डोमेन को और जो हमारा बिजनेस है उसको वेरीफाई करना होता है। फिर एसएसएल सर्टिफिकेट को अपने सर्वर पर इंस्टॉल करना होता है, तभी तो पता चलेगा कि यस हमारी साइट में जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेट है और हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सिक्योर है एक यूजर के लिए। जब हमारे सर्वर पे वो इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम अपने जो वेबसाइट का यूआरएल होगा जो कि हमने पब्लिक में दिया हुआ है उसको अपडेट करेंगे। अगर वो पहले HTTP से स्टार्ट हो रहा था, अब वो सर्टिफिकेट के बाद HTTPS से स्टार्ट होगा। और फिर हम जाके आपकी साइट। अपनी अपनी स्लाइड्स स्लाइड्स शेयर कर रही है? जी जी सर, मेरी एसएसएल सर्टिफिकेट वाली स्लाइड है, मैं बाकी वर्बली बता रही हूँ। ये ओके, नंबर 4 पर है, ठीक है। जी जी। और एसएसएल नेक्स्ट है हमारी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब भी हम एसएसएल को अपने किसी भी साइट में इंटर करेंगे तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि सर्वर के दरमियान में जा रही है, यूजर और सर्वर के दरमियान में है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट होगा तो यूजर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, हमारे पास प्रोटोकॉल जो होंगे वो सिक्योर होंगे। ये एलिमेंट्स जो है शो करते हैं विजिटर को कि ये वेबसाइट सिक्योर है, रिस्क फ्री है, यहाँ पे हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रीच होने का खतरा नहीं है। और गूगल रैंकिंग के बारे में भी हमने देखा था कि वेबसाइट सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, जैसे वो इंप्रूव होगी तो हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी गूगल पे भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी होस्टिंग क्या होती है। अगर हम होस्टिंग देखें, वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है जहां पर हमारी वेबसाइट के रिलेटेड जो कि हम उस दुनिया के लिए प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, जितनी भी उसकी फाइल्स होती हैं, जितना भी उसका डाटा होता है, उन सबको ऑनलाइन एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है और देन वो पब्लिकली व्यू होता है। अगर हम होस्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी वेबसाइट को नहीं लेके जाएंगे, तो पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। वेब होस्टिंग के बारे में हम मजीद देखते हैं कि वेब होस्टिंग हमारे पास एक ऐसा ही, अगर हम इसको सिंपल एग्जांपल में देखें कि एक पर्सन है, उसने एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया है। अब उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उनको कहीं रख नहीं सकता। अब और उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो डिजिटल फॉर्म में डाटा है। उसने एक वेयर हाउस लिया, एक प्लेस रेंट की, ताकि वो वहां पे अपनी सारी प्रोडक्ट्स को रख सके, यानी कि हम अपने डाटा को रख सकें। अब सेम इसी तरह वेबसाइट के लिए भी जब हमने होस्टिंग की तरफ जाना होता है तो हम एक प्लेस रेंट करते हैं। अब वो रेंट हम कहाँ पे करेंगे, वो रेंट हम ले सकते हैं सर्वर पे। सर्वर पे जब हम किसी भी सर्विस को रेंट करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें चार्ज भी करता है। और फिर वहां पे हम सर्वर पे अपनी जितनी भी वेबसाइट के रिलेटेड फाइल्स होंगी, जितना भी हमारा डाटा होगा, हम सब वहां चीजें रख देंगे, ताकि जब भी यूजर उस वेबसाइट को कॉल करे, हम लिखेंगे google.com, तो जितनी भी सर्वर पे उसको लॉन्च करने की फाइल्स होंगी वो फौरन से वर्क करेंगी और हमारे पास जो हमारा वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। सर्वर जो है हमारी वेबसाइट को एक फिजिकल कंप्यूटर होता है सर्वर, जिसपे हमारी वेबसाइट होस्ट हो रही होती है, और वो सब के सब प्रोसेस जितना भी हो रहा होता है विजिटर्स के लिए, उनको ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे होते हैं। सर्वर को हमें बाय करना पड़ता है वेब होस्टिंग के लिए, तभी हमें उनकी सारी सर्विसेज मिलती हैं। हमारे पास वेब होस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगी, वो एक सिंगल सर्वर पे डिप्लॉय हो रही होंगी, यानी कि सर्वर शेयर कर रही होंगी वो एप्लीकेशंस। अब शेयरिंग में जैसे हम कहीं पे जाते हैं हॉस्टल में, फ्लैट हॉस्टल्स में रूम हमारे पास शेयर होते हैं, सेम उसी तरह सर्वर भी शेयर हो रहा होता है। सर्वर की मेमोरी, सर्वर की प्रोसेसिंग पावर, सर्वर की स्टोरेज स्पेस, ये सब चीजें शेयर्ड होस्टिंग में हमारे पास शेयर हो रही होती हैं। अब जितनी भी होस्टिंग सर्विसेज हमारे पास होती हैं उन सबके प्रोस भी होते हैं और सबके कॉन्स भी होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एट द सेम टाइम सबके होते हैं। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, स्मॉल स्केल वेबसाइट्स के लिए ये आइडियल होगी। टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें इतनी नहीं चाहिए होती हमें, और उसके अंदर बहुत से प्री कॉन्फ़िगर्ड सर्वर ऑप्शंस भी होते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देख लें कि ये हमारी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को बहुत हद तक मिनिमल कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है कि बिल्कुल अगर हम एक ही सर्वर पे रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारे लिए वो एक सेपरेट पार्टीशन कर देगा उसी सर्वर पे, यानी कि हमारी बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे हमारा जो वेबसाइट वो अलग हो जाएगी।
बाकियों के नहीं, लेकिन सर्वर वही रहेगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है बाकी वेबसाइट्स पे, उससे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक पे कोई भी इशू नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बाकी अगर सारी वेबसाइट्स पे जितनी भी एक ही सर्वर को शेयर कर रही हैं तो ट्रैफिक ज्यादा है, हमारी परफॉर्मेंस भी वेबसाइट की कम हो जाए। जबकि शेयर्ड होस्टिंग में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो एक ही सर्वर में सब कुछ पावर उसकी यूज कर रहे होते हैं, मेमोरी भी उसी की यूज कर रहे होते हैं। वीपीएस वेब होस्टिंग में क्या होता है कि एक हमारी वर्चुअल पार्टीशन हो जाती है हर एक यूजर के लिए, जितनों ने भी अगर वीपीएस होस्टिंग के को सिलेक्ट किया होगा, तो उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, और बाकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनका ट्रैफिक इसको इफेक्ट नहीं करेगा। मीडियम साइज साइट्स के लिए, ई कॉमर्स शॉपिंग साइट्स के लिए ये एक आइडियल वेब होस्टिंग होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी नंबर होते हैं विजिटर्स के, वो इंक्रीज होते रहते हैं। अब अगर इसमें हम देखें, इसमें हमें एक तरह का डेडिकेटेड सर्वर स्पेस मिल जाती है कि छोटी सी सही, लेकिन एक पार्टीशन हो जाती है। अगर इंक्रीज हो रही है ट्रैफिक तो वो हमारी साइट की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट कर रही। हाई कस्टमाइजेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि हमारा अगर प्राइवेट हो जाएगा सब कुछ तो हम उसको कर सकते हैं। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है उसको मैनेज करने की, देन आपको किसी को हायर करना पड़ता है। कि अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर को ही आप हायर कर रहे हैं कि वो जितना भी वर्चुअल सर्वर है आपका उसको सारा टैकल करे, तो ये आपको उस हिसाब से कॉस्टली पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लाउड होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग सॉल्यूशंस हमारे पास वर्चुअल सर्वर में तो हो गए कि वो सारी चीजें हैं। अब अगर क्लाउड होस्टिंग की तरफ हम आए, तो हमारे पास ये वर्चुअल सर्वर्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि बहुत सर्वर एक्सपीरियंस उसमें ज्यादा होता है, और हाई ट्रैफिक को वो बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं। लेकिन जितनी भी हाई ट्रैफिक हो, हमारी उसकी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्लाउड बेस्ड जो वेब होस्टिंग होती है, वो बहुत ज्यादा उसमें वेब सर्वर्स होते हैं, ताकि अगर एक सर्वर के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रही है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और फौरन से दूसरे सर्वर पे ले जाएगा बाकी की ट्रैफिक को, ताकि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस पे इशू ना आए। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डाउन टाइम नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी और फ्लो बिल्कुल ट्रैफिक का एक सर्वर पे नॉर्मल हो जाएगा, दूसरे पे भी नॉर्मल हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा, और हमारी जो ऐप है, जो भी हमारी वेबसाइट है, वो डाउन नहीं होगी, और ना ही हमारा हार्डवेयर फेल होगा। स्केलेबिलिटी हमें यहाँ पे ज्यादा मिलती है कि जितना मर्जी हम रिसोर्सेज को यूज कर लें, जितनी मर्जी ट्रैफिक हो जाए, तो परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि सम टाइम आपको रूट एक्सेस मिल जाता है सर्वर का, और सम टाइम नहीं भी मिलता। ये हमें वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से ज्यादा महंगी पड़ती है, और शेयर्ड होस्टिंग से भी ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि हम पूरा क्लाउड ले रहे होते हैं, और क्लाउड में हम देखते हैं कि अच्छा अब हमारी ट्रैफिक ज्यादा है और अब हमारी ट्रैफिक कम है। ये सब चीजें वो मैनेज करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्डप्रेस होस्टिंग होती है, जो कि स्पेसिफिकली होती है वर्डप्रेस की साइट्स के लिए। यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, और ऊपर आ जाती हैं एसईओ के थ्रू, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। वर्ड प्रेस ऑप्टिमाइज होस्टिंग प्लान्स होते हैं इनके, और इनके पास प्री इंस्टॉल थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं कोर फंक्शनिंग के लिए, कैशिंग और सिक्योरिटी के सिस्टम भी होते हैं। ये लो कॉस्ट तो होती हैं और बिगनर फ्रेंडली भी होती हैं, बट ये नॉन वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, ये वर्डप्रेस साइट्स को ही ज्यादातर सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, एक जो फिजिकल सर्वर होता है, पूरा का पूरा फिजिकल सर्वर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है। अगर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ जाते हैं तो आपने उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सर्वर को अपनी डिजायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, सारी होस्टिंग इन्वायरमेंट को आप खुद से ही सब मैनेज कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पूरा सर्वर जब आपका होगा। जैसे ही आप, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेडिकेटेड सर्वर ले रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि आपने अपना एक पर्सनल ऑन साइट सर्वर ले लिया है। जैसे आप उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं, ऐसे ही डेडिकेटेड सर्वर पे भी आप पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हैं। आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाई रिलायबिलिटी होगी, सर्वर पे रूट एक्सेस होगा आपका। अब इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा कि अगर आपको एक पूरा सर्वर मिल रहा है, डेडिकेटेड सर्वर है सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत हाई कॉस्ट होगा,
और आपको बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस के लिए ही उसको चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका छोटा सा बिजनेस है या छोटी सी वेबसाइट है और उसके लिए आप कहें कि मैंने डेडिकेटेड सर्वर लेना है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। आपने अगर अपने वेब होस्टिंग के लिए किसी प्लेटफॉर्म को चूज करना है, आप देखेंगे कि उसमें अप टाइम कितना है, अगर वो आपको क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है उस होस्ट की, ऑनलाइन रिव्यूज क्या है, सिक्योरिटी वो आपको कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीजें आपने देखनी होती हैं जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने जब अपनी वेबसाइट को होस्ट करना होता है तब हमने किन चीजों को देखना होता है। सबसे पहले तो हमने अपना देखा था कि डोमेन नेम हमें चाहिए होता है, कि एक स्पेसिफिक डोमेन प्रोवाइडर से हमने अपना डोमेन नेम ले लेना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारे होस्टिंग प्लान कौन से हैं, जिस वेब होस्ट के पास हम जा रहे हैं वो क्या प्लान शो कर रहा है। और उससे भी पहले हमें देखना होता है कि हमें होस्टिंग चाहिए कौन सी, हम शेयरिंग में कर सकते हैं या हमें वीपीएस चाहिए या हमने क्लाउड होस्टिंग ही लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डोमेन एंड होस्टिंग। अपने डीएनएस की सेटिंग्स को हमने अपडेट करना होता है और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अपनी वेबसाइट की फाइल्स हमने अपलोड करनी होती हैं, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। हम हमारी वेबसाइट की टाइप कौन सी होती है, इसमें हमने ये चीजें भी देखनी होती हैं। एक कुछ होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, कुछ होती हैं डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट्स में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी विजिटर्स होते हैं उन सबको एक तरह की ही चीजें मिल रही होती हैं। कि अगर मैं भी जा रही हूँ और मुझे सेम वेबसाइट मिल रही है, अगर कोई यूएस से जा रहा है उसको भी सेम उसी तरह से वो वेबसाइट शो हो रही है, कोई चाइना से जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है, उन सबको इसी सेम तरह की चीजें शो होती हैं जैसे कि मुझे हो रही हैं, क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है। लेकिन अगर कोई डायनेमिक वेबसाइट होगी, वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे और लोकेशंस पे, यूजर की बिहेवियर्स पे, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं ये चीजें और आपको उस तरह का रिजल्ट देती हैं। अब आपने अपना वेब होस्ट प्रोवाइडर भी देख लिया कि आप कौन से चूज करेंगे। गोडैडी भी होता है इसमें, ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड है, नेम चीप है। फिर उसके बाद आप अपने प्लान देखेंगे कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सा जो प्लान है वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है। उनको सेटिस्फाई करने के बाद आपने अपना डोमेन नेम भी देख लिया। इन सब चीजों को देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, वेबसाइट को बनाएंगे एंड देन आप उसकी तरफ जाएंगे, डिप्लॉयमेंट की, सॉरी, वेब होस्टिंग की तरफ, कि अब आप यूजर के लिए रेडी हो चुकी है आपकी जो भी वेबसाइट है या जो भी सर्विस है। हमारे पास टिप्स हैं कुछ कि हम किसी भी वेबसाइट को चूज करते वक्त जो हमने वेब होस्ट चूज करना है वो हम किस तरह से देखेंगे। हमारे पास अप टाइम होना चाहिए। कोई भी वेब होस्ट, फॉर एग्जांपल हम हॉस्टिंजर देख रहे हैं या साइट ग्राउंड देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, हम देखेंगे कि वो अप टाइम कितना प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, कि होस्ट को 9.9% अप टाइम मिल रहा है या नहीं, या अगर डाउन वो हो रही है तो किस टाइम में वो डाउन हो जाती है और वो यूजर के लिए फिजिबल है या नहीं है। स्पीड एंड परफॉर्मेंस आपने चेक करनी होती है कि एसएसडी स्टोरेज कितना मिल रहा है आपको, सर्वर्स फास्ट हैं कि नहीं, सिक्योरिटी फीचर्स आपने देखने होते हैं, फायरवॉल्स आपको मिल रही हैं, डीडोस से प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको रेगुलरली बैकअप्स मिल रहे हैं आपके डाटा के या नहीं मिल रहे, स्केलेबिलिटी आपने देखनी है कि जो प्रोवाइडर है वो आपको अपग्रेडिंग और ट्रैफिक ग्रोथ करना अलाउ कर रहा है या नहीं, कस्टमर की सपोर्ट, अगर कोई सर्वर में इशू आ जाता है या कुछ भी आपकी वेबसाइट में इशू आता है वो आपको 24/7 की सपोर्ट देते हैं या नहीं। एंड देन उसके बाद आती हैं आपकी प्राइसेस एंड हिडन फीस, कि अगर एक दफा तो आपने चूज कर लिया मैंने ये वाला प्लान लेना है, इस होस्टिंग सर्विसेज के साथ मैं जाऊंगा, लेकिन वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग तो नहीं होगा, आपको कुछ अरसे बाद उसको रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में ही ये चीजें देखनी होती हैं कि आप अगर रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो वो रिन्यू के लिए कितने आपको चार्जेस करेंगे, और अगर उनके कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो वो भी आप पहले ही सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए इनको यूज करना आसान हो जाता है, डैशबोर्ड्स और इजी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हम ट्रेडिशनल होस्टिंग को क्यों चूज करते हैं जब हमारे पास डिप्लॉयमेंट के इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। हमने पहले वीक में भी, पिछले में, सारे में डिप्लॉयमेंट के प्लेटफॉर्म्स को ही देखा था। अगर हम अपने डिप्लॉयमेंट के प्लेटफॉर्म्स देखें तो वो हमें टू सम एक्सटेंट
इतना कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं, वो हमें इतना कंट्रोल वैसे भी नहीं देते। अगर हमने होस्टिंग की तरफ जाना है तो वहां पे हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हमारी एप्लीकेशंस लार्ज स्केल की हैं, फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन मिल जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, हाई ट्रैफिक साइट्स जो होती हैं हमारे पास, डाटा ऑनरशिप मिलती है हमें। और जितनी भी एक फुल स्टॉक एप्लीकेशन के लिए नीड्स होती हैं, डेटाबेसेस की, एपीआईज की, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की, हमें वो सब की सब एक ही जगह पे मिल जाती हैं जब हम जाते हैं होस्ट की तरफ। अगर हम फ्री अपने डिप्लॉयमेंट के प्लेटफॉर्म्स देखें, उसमें हमारे पास वर्सल आता है, नेटलीफाई, फायरबेस, इस तरह के जितने भी, हमने fly.io और रेंडर पे भी डिप्लॉय करके देखा था। इन्होंने डिप्लॉयमेंट को बहुत हद तक आसान बना दिया है कि जितनी भी हम अपनी एप्लीकेशन हमने बनाई थी, हमने उसको इजीली यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया था। बट अगर आपको एक मुकम्मल कंट्रोल्ड वे में सब कुछ चाहिए, यानी कि सर्वर का कंट्रोल भी आपको चाहिए, देन आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि वो आपको ये वर्सल, नेटलीफाई, fly.io और ये रेंडर जैसे प्लेटफॉर्म इतना आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इसलिए हमें ट्रेडिशनल होस्टिंग की तरफ जाना पड़ता है, या हमें वीपीएस लेने पड़ते हैं, क्लाउड होस्टिंग होती है या डेडिकेटिंग होती है। इनमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हमारे पास कस्टम डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइंस होती हैं। हम उनको यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ एट अ टाइम ऑफ। गिटहब की हमें ज़रूरत होगी पर्सनल वेबसाइट के लिए, जब हम डोमेन या होस्टिंग लेते हैं। नहीं सर, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि हमें गिटहब की या इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें अगर आप मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर दें। ओके, अच्छा, जो इसमें होती है ना होस्टिंग या डोमेन्स वगैरह जो हम लेते हैं, मीन्स कि ये हम अपने एक प्रॉपर वेबसाइट को लेते हैं जिस तरह बाकी वेबसाइट्स होती हैं। एक सेकंड। हाँ, जैसे हमारे पास नेटलीफाई या वर्सल है, हम उस पर अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं। तो लेकिन वो होती हैं फ्री की वेबसाइट्स, और वहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड डिप्लॉय होता है, बैक एंड वहाँ पर डिप्लॉय नहीं होता। तो एक तो वो फ्री होती हैं, तो फिर वो मीन्स के लोडिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं। दूसरा, आप यूआरएल के बगैर उसको ओपन ही नहीं कर सकते, मीन्स कि आपके पास स्पेसिफिकली उसका यूआरएल होना चाहिए। तो उसके थ्रू फिर आप उसको ओपन करते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो इस वजह से फिर हम अपनी डोमेन्स लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं कि जिसके ऊपर हम जाकर अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनली डिप्लॉय कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। अब उसमें गिटहब का आप ये कर सकते हैं कि आपका जहाँ पर कोड पड़े ना गिटहब के ऊपर, आप उसको साथ लिंक कर दें, या उसको उठाकर आप गिटहब से उस वेबसाइट के ऊपर आप डिप्लॉय कर दें अपनी एप्लीकेशन को, जहाँ की कहीं भी आपने जो डोमेन ली है या आपने होस्टिंग राइट्स ली हैं जिस वेबसाइट के। तो उस सेंस में आप काइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे इस चीज़ में अगर आपने डिप्लॉय करना है, होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेनी है, उसमें आपको गिटहब की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो एनीवन एल्स, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो। आज हमारा क्योंकि लास्ट लेक्चर था, तो हमने लास्ट के 2 वीक्स में हमने चीज़ें ही डिस्कस की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फाइन ट्यूनिंग एंड रैग को सिस्टम को देखा था कि रैग एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, फाइन ट्यूनिंग हम कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। उसमें एजेंटिक रैग एक नई एडिशन आई है, वो चीज़ें क्या होती हैं। एंड फिर सेकंड वीक हमने डिप्लॉयमेंट्स को देखा था कि हम डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए हों, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्री वेब हो तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आज हमने होस्टिंग और डोमेन्स को देखा था कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपना खुद की एक मीन्स के वेबसाइट लेना चाहते हैं, उसको डोमेन लेना चाहते हैं आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप उसको किस तरह मीन्स की चीज़ों को देखते हैं, डोमेन कैसे लेते हैं, या उनकी क्या बेनिफिट्स होते हैं डोमेन्स लेने के, होस्टिंग लेने के, उसके क्या चार्जेस वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ हम देखी थी ताकि हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लें कि डिप्लॉयमेंट के काइंड ऑफ ये चीज़ें होती हैं, इंटरलिंक ही होती हैं ये सारी चीज़ें, होस्टिंग वगैरह और डोमेन्स जो लेते हैं हम। तो इस तरह फिर ये जो पूरा हमारे पास जो आउटलाइन थी वो हमने आज कंप्लीट की है। सो जी सर, रेहान आपका हैंड इधर।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अभी हमने जब डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, एक ऐप बनाई थी जिसमें न्यूयॉर्क के वाटर सिस्टम के हवाले से बात हुई थी। तो इस चीज़ की डिप्लॉयमेंट के लिए वेब में कौन सी रिकमेंडेड है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो आपने अभी वेबसाइट्स बताई हैं, और इनिशियल लेवल पे कौन सी जो है वो बेहतर रहेगी, यानी कि शेयरिंग बेटर रहेगी, अपने इंडिविजुअल करें, वर्डप्रेस करें, मतलब उस एग्जाम्पल को देते हुए अगर आप थोड़ा डिफाइन कर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग इंजीनियरिंग की जो एप्स बनाते हैं वो टाइप की ही जो आपको याद होगा कुछ से पहले शायद इन्होंने ही जो है वो जो है करंट, इन्होंने ही एक न्यूयॉर्क की जो है वाटर सिस्टम के हवाले से एक पूरा काम किया था। मेरे ख्याल से इसी वीक में हुआ था। तो काइंडली अगर इसको हो सके एक्सप्लेन कर दें। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की है। मीन्स कि आप डिप्लॉय कहाँ करना चाहते हैं, आपका मीन्स बजट क्या है। ये चीज़ भी आपकी कंसीडर की जाती है, क्योंकि आप अगर कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, आप AWS के ऊपर जाएं या बाकी किसी के ऊपर जाएं, तो आपको पे करना पड़ता है, चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। एंड इसी तरह अगर ये जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप डोमेन अपनी बाय करते हैं, आप होस्टिंग राइट्स बाय करते हैं, तो इसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। अब अगर आपने डोमेन लेनी है तो आई थिंक सो कि एक 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए वो आपसे $48 से लेते हैं। जिस तरह होस्टिंगर के है, वो आपको होस्टिंग राइट्स देते हैं, तो वो 48 या $49 से लेते हैं आपसे। तो पहली चीज़ तो वो हो जाती है कि आप उसको किस लेवल तक यूज़ करना चाहते हैं, किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो ट्रैफिक मीन्स कितनी जनरेट करेगी, वो चीज़ें आ जाती है। फिर आपकी जो है आपका बजट क्या होता है उसके वो भी आपका इसमें काउंट होता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बेस्ट आपको जो लगती है, जो आपको सूटेबल लगती है, आप उसको चूज़ कर लेते हैं। आप क्लाउड को भी चूज़ कर सकते हैं, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजोर या AWS को हो गया, या आप खुद की अपनी डोमेन बाय करके उसको भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो फीसिबल हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिसको मर्जी को यूज़ कर लें, इसमें कोई इशू नहीं होता। जी सर, अच्छा, जुबैर इसी से यूनस। रिलेटेड, सॉरी मैं अभी दोबारा, जी पूछ लें क्वेश्चन। सॉरी, मैं सवाल पूछ सकता हूँ या फिर जी बात? आप क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, मेरे इसी से रिलेटेड एक सवाल है। देखिए, वेब होस्टिंग, देखिए जो डिप्लॉयमेंट जी, जो डिप्लॉयमेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें तो फिर ये है कि हम हमारे बैकएंड पे CPU और GPU दोनों चीज़ों की ऑप्शंस होती हैं। वेब होस्टिंग में भी इसी तरह से ऑप्शंस होती हैं, या फिर वो अलग से फिर बाय करनी पड़ती है? इसका थोड़ा सा अगर कोई इल्म हो तो मतलब आप उसको डिफाइन करें, अच्छा, जो ये तो मेरा प्लेटफॉर्म होते हैं बेहतर ना, ये रहेगा। आपको मीन्स कि ये आपको क्योंकि सर्विस मेरी देती एक है। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब प्रीवियस स्टडीज से हम्म। इंग्लिश की हाँ। जरूरत पड़ती है, तो बस वही इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। ओके। अच्छा, ये जो आपके पास होती है ना, जो आपको सर्विस प्रोवाइड खुद करते हैं, ये आप ऐसी समझ लो जैसे आपके पास ये वेंडर हैं। मीन्स कि आपको वो जगह दे रहे हैं कि आप हमारे पास जगह है, आप हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करें, एंड हम आपसे चार्जेस लेंगे, और बाकी आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर लेंगे। तो वो फिर आपको मज़ीद एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी देते हैं। वहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है उन चीज़ों की, उनके पास मीन्स के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब क्योंकि वो प्रोफेशनली इन चीज़ों पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, ज़्यादा सिक्योर मिलती हैं। बाकी जो आप खुद की डिमेन करते हैं, फिर वो चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। जैसे मैम आपको एक्सप्लेन करी थी कि आपको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब वो सर्टिफिकेट ये होता है कि वो आपका सिक्योर करता है वेबसाइट को। वो आप मीन्स के अथॉरिटीज़ से लेते हैं, जो वो सर्टिफिकेट इशू करती हैं। तो वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करती हैं कि जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पर वेबसाइट पर हो रही हैं वो लीक ना हो, वो सिक्योर रहे। यूज़र जो यूज़ कर रहा है, जो सर्वर है, उसके दरमियान वो इनक्रिप्टेड रहे। तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट बाय करने पड़ते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट को आपको खुद सिक्योर करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है, ऑडियंस को लेकर आना है ताकि वो यूज़ करे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप क्लाउड पर करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, फिर आपको मीन्स के ये सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से सिक्योर होती हैं।
लेकिन अगर आप खुद की डोमेन बाय कर करें तो फिर आपको वो सिक्योर करना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं आपको, और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह अभी वेबसाइट्स की भी कई टाइप्स होती हैं, कुछ पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ मतलब वेब एप्स के लिए होती हैं, और इसी तरह कुछ जिस तरह कैलकुलेटर्स हो गए या ब्लॉग्स हो गए, उस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो क्या ये सभी तरह की वेबसाइट्स एक ही किस्म की डोमेन और होस्टिंग के ऊपर हम रन कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक डोमेन लें और उसके ऊपर एक ही होस्टिंगर से या गोडैडी से हम उसके ऊपर सर्वर को यूज करके इन सभी किस्म की वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं, या इनके लिए कोई अलग अलग है? मिसाल के तौर पर अगर हमें वेब ऐप लेनी है जिसके ऊपर कोई ऐप हो या कोई सर्विस हो, उसके लिए हमें कोई और होस्टिंग लेनी पड़ेगी या डोमेन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ चक्कर है? अच्छा, जब आपको वो इशू करते हैं ना होस्टिंग, तो आपको मीन्स के वो पोर्ट नंबर देते हैं कि अच्छा जी आपका पोर्ट नंबर होगा, इसके ऊपर आपकी मीन्स होस्टिंग होगी, इसको आप इस तरह एक्सेस करेंगे। तो आप एक के ऊपर एक ही करते हैं, आप एक ही नहीं, आपने एक बाई की उसके ऊपर आपने तीन चार डिप्लॉय कर दी, ऐसे नहीं करते हैं आप एक यूआरएल के ऊपर, एक होस्टिंग के ऊपर आप एक वेबसाइट को ही होस्ट करते हैं। एक ही टाइप की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, आइदर दैट कैन बी अ वेब ऐप और अ ब्लॉग, राइट? वेब एप, हाँ एप्लीकेशन आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक को ही करेंगे आप, ये नहीं कि आपने दो इकट्ठी को कर दिया, ऐसे नहीं। वो बेशक वेब ऐप है जो भी है, आप सिंगल को करेंगे आप, एक टाइम पर एक से ज़्यादा को नहीं करेंगे। डिप्लॉय आप राइट, कोई भी कर ओके। सकते हैं, वो वेब की ऐप हो, वर्डप्रेस की हो, जो मर्जी हो, लेकिन आपने एक को करना है। इट मीन्स अगर मैं एक ब्लॉग भी बनाना चाह रहा हूँ और एक वेब ऐप भी है, तो उसके लिए अलग अलग मैं डोमेन और होस्टिंग अरेंज करूंगा, राइट? हाँ अगर तो वो सिंपल है, जैसे ब्लॉग की वेबसाइट है, तो आप मीन्स के उसको कि फ्री के रिसोर्सेज के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए आपको डोमेन अगर बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह आपके गिटहब के पेजेस हैं वो भी आपको डिप्लॉय कर देता है, अगर सिंपल फ्रंट एंड का वो काम होता है तो। ओके, किसी और का क्वेश्चन हो प्लीज, साथ में पूछ लें फिर, या आपका कोई फीडबैक हो सेशन के हवाले से, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेक्शन है इस पूरे कोर्स का। तो आप लोग अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह ये वाला कोर्स तो माशाल्लाह अपना काफी बेहतर रहा है, और इसका काफी बेनिफिट भी हुआ है लोगों को भी, हमें भी, और अपनी अपनी फील्ड्स में। लेकिन अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहें, क्योंकि इसमें भी हमें कमर्शियल या यूं कह लें कि जी एक फुल स्टैक वेब की तरफ तो जो है ना वो हम नहीं जा पाए। अगर हम अपनी फर्दर स्किल्स को पॉलिश करना चाहें तो हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर थोड़ा सा हावना होनी चाहिए, और आइदर या कोई ऐप बनाना चाहे तो उसके लिए वीएस कोड को कैसे करना है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी फर्दर जो है अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए जो चीज़ें या जो स्किल्स चाहिए या कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो जरा गाइड करते हैं। ओके। अच्छा, बाकी जो स्किल्स आपने सीखनी है, यूजली यहाँ आई कोड गुरु के ऊपर, स्लैक के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कोडिंग सिखाने पर अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर कोडिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप कोई बहुत लार्ज मॉडल्स के ऊपर या प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं तो। बाकी
इन चीज़ों को सीखने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि वो हैकाथॉन्स के अंदर चले जाएं। मीन्स के वहाँ पर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होते हैं। जिस तरह चेन्नई का हैकाथॉन होता है, जब सेशन एंड होता है तो हम यहाँ पर हैकाथॉन्स करवा देते हैं। तो उसी तरह इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होते हैं, फिर वहाँ पर जाकर वो लर्निंग करते हैं, वो इंटरनेशनल टीममेट्स के साथ टीम बनाते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। तो उन्हें भी चीज़ें आ जाती हैं करनी, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इन द करंट मार्केट जो ट्रेंडिंग में है। तो उनको रिकमेंड हम यही करते हैं कि आप हैकाथॉन्स में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप सीखें, लर्न करें चीज़ों को। बाकी इन कोर्सेज में हम जनरली फोकस ये करते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हर कोई जो है वो CS बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि आपने ChatGPT को किस तरह यूज़ करना है, या बाकी किसी भी LLM मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, कि हम चीज़ों को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हैकाथॉन्स में जाएंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी एक्सपोजर मिलता है इन चीज़ों का, कि वर्क कैसे करना है टीम्स में, या एप्लीकेशन बनती कैसे, आइडियाज़ किस तरह डिस्कस होते हैं, आप ये चीज़ें सीखते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप JNI के हैकाथॉन्स में जाएं तो उसमें आप टीम बनाते हैं, आइडियाज़ डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इस तरह आपका एक्सपोजर बढ़ता है इन चीज़ों का। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप हैकाथॉन्स में जाएं, तो वहाँ से फिर आपको इन चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, तो आप चीज़ें लर्न करते हैं मज़ीद। एंड बाकी जो एक और टिप्स इसमें हम देते हैं वो ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है तो आपको उस चीज़ को आपको पढ़ा देना चाहिए। तो पढ़ाने से, जब दूसरों का पढ़ाते हैं तो आपके जो माइंड है वो ज़्यादा वर्क करता है, चीज़ें थिंक करता है, आप क्योंकि दूसरों को पढ़ाते हैं तो उससे आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद अच्छे होते हैं, मज़ीद क्लियर होते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। एक तो आप हैकाथॉन्स में जाएं ताकि आपकी एक्सपोजर आपका ज़्यादा बढ़े, एंड अगर आपको कोई भी चीज़ आती है तो वो आप पढ़ा दें दूसरों को वो पढ़ाएं। एंड बाकी इसमें जो है आपने कोर्स का एक्सटेंड करने का, तो ये डिस्कस करेंगे, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो कोर्स को मज़ीद दोबारा चला देंगे, या एक्सटेंड कर देंगे, या डिफरेंट टॉपिक्स के साथ उसको सेशन को दोबारा चला देंगे। वैसे सर जरूरत तो है कि कोर्स को एक्सटेंड किया जाए, या क्योंकि अभी तो माशाल्लाह काफी लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीख भी ली हैं, और इस सेशन में तो जो कुछ आउटपुट निकाल पाए हैं वही लोग हैं, और जिनका कोई इंटरेस्ट इस चीज को लेके बना है वही लोग इस सेशन में हैं। तो आई थिंक सो कि ये लोग फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे ख्याल में तो इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए। हाँ, अभी वैसे एक सेकंड जो कोर्स है वो चल रहा है JNI का ही, UET लाहौर के साथ कोलैबोरेशन के साथ। तो आप मीन वाइल उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, जब तक कोई नया कोर्स नहीं अनाउंस होता तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है सर, वैसे तो वो बेसिक है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हम्म। लेकिन चलें उधर, नई ऑडियंस होगी हमारे लिए, ज़रा एक्सपोजर अच्छा होगा चीज़ों को, ऑलरेडी सीखी हुई चीज़ों को जब दोबारा बंदा सीखता है तो वो फिर उसमें से बंदा काफ़ी चीज़ें पक्की हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये लवेबल एक प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल में फुल स्टैक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। इसको जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए? हाँ, मैंने वो देखा हुआ है। तो इसमें प्लेटफॉर्म तो आपको काफ़ी मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं चीज़ों को बनाने में। आप क्यूरीज करते हैं तो वो आपको उस तरह की चीज़ें ढूंढ कर दे देता है, या आपको वो हेल्प आउट करते हैं इन चीज़ों में। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वेबसाइट को। ये मीन्स कि आपके लिए प्रोसेस आसान कर देता है चीज़ों को, कि कोई भी अगर आपकी फुल स्टैक एप्लीकेशन बता रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेटाबेस को डैश कर रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर चैट जीपीटी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये चैट जीपीटी की तरह ही कोडिंग आपको बना के देता है, बैक एंड पे भी और फ्रंट एंड भी हम्म। बना के देता है? आई थिंक सो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि नॉलेज मेरा थोड़ा सा एक लिमिटेड है, तो हाँ, जरा। ये आपको चैट जीपीटी इतना या प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, तो बाकी वो कोड दे देता है, लेकिन वो इस तरह नहीं कि आपको फुली एक सारे काम करके देता है, आप खुद भी करते हैं, और बाकी आप
मीन्स के अगर आपको कि एरर्स आ रहे हैं तो जैसे हम चैट जीपीटी को दे देते हैं तो वो भी आपको मीन्स के कर देगा, सोल्यूशन बता देगा कि अच्छा इसको इस तरह नहीं इस तरह करें। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको वो कोड लिख कर दे देता है, काइंड ऑफ। राइट सर, राइट। सर एक लेमैन सा क्वेश्चन है, अब जिस तरह हम कोडिंग करते हैं, अब कोडिंग से आगे ये प्लेटफॉर्म आ गए हैं, फ्यूचर में तो मुझे लगता है हमें शायद इन चीजों की भी जरूरत ना पड़े कोडिंग की, बस हम एक चीज खुद बनाए, अपनी नीड बताएंगे और वो चीज हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। तो ये पहले था कि कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग चैट जीपीटी ने बड़ा एक आसान कर दिया। अब फर्दर प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपको बैक एंड पे भी और फ्रंट एंड भी एप्लीकेशन बन जाती है। तो ये थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करें। हाँ, अच्छा ये जो मॉडल्स बने हुए हैं ना, ये भी किसी इंजीनियर्स ने ही बनाए हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने ये मॉडल्स बनाए हैं, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, टेक्नोलॉजी जो बनाई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने डेली यूजेज यूजेज के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए, अपने सॉल्यूशंस को सॉल्व करवाने के लिए हम उसके यूज़र हैं। अब जिसने डेवलप किया उसको कोडिंग आती है, वो कोडिंग सीख के इन चीज़ों को डेवलप करता है, इन मॉडल्स को बनाता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट उस चीज़ में हो कि उसने इन मॉडल को बनाना है, इन चीज़ों को बनाना है, तो वो कोडिंग सीखता है। अगर नहीं है, अगर उसको यूज़ ही करना है, तो फिर उसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो हम अभी यूज़ कर ही रहे हैं उन चीज़ों को। तो दिस इज़ द डिफरेंस, कि अगर आपने कोडिंग सीखनी है तो फिर आप उन चीज़ों को खुद डेवलप करते हैं, इन मॉडल्स को आप खुद बनाते हैं। जिस तरह से ये मोस्ट ऑफ देम हमारे माशाल्लाह काफी इंजीनियर्स ही हैं जो कि नॉन कंप्यूटर साइंस या नॉन आईटी से रिलेटेड हैं, तो वो यूज चैट जीपीटी या इस तरह के प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहे हैं। यानी 80-90%, 10% होंगे शायद जिन्होंने कोडिंग की होगी पाइथन में। तो बेसिकली तो हम वो चैट जीपीटी डेवलपर ही हुए ना, हाँ, कोडिंग से रिलेटेड। आप यूज़ कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म्स, इसमें ऐसा कोई बात नहीं, इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए तो ये प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं कि ये आपकी हेल्प आउट करें। अब जो गूगल है उसमें मैं पढ़ रहा था कि काफ़ी पुरानी बात है वैसे, कि जो उनका बोर्ड है, जो उनका चैट बोर्ड है, जेमिनाई है, तो 60% कोड जो गूगल में इस टाइम लिखा जा रहा है वो उसके थ्रू लिखा जा रहा है। तो मीन्स के एआई के थ्रू वो कोड लिखवा रहे हैं। तो उसको हर कोई यूज़ करता है, दैट्स नोट अ इशू कि आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, ये इसी वजह से ही ये चीज़ें निकाली गई हैं, ताकि ये आपको हेल्प आउट करे। तो मीन्स अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं कि आपको कोडिंग आनी, आप सीखना चाहते हैं, आप कोडिंग सीखें, आप इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, फिर वो एक अलग चीज़ है। राइट सर, क्वेश्चन कर सकते हैं मजीद शायद, अगर जी जी, आप इजाजत कर हो लें। तो। अच्छा सर, एजीआई भी आ रही है तो मैं देख रहा था, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अब एजीआई की ट्रेनिंग या एजीआई पे भी जा रहे हैं। हालांकि कि शायद हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, लेकिन जो हम्म। मोस्टली कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर वाले हैं वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मेरा बस यही है कि आप इस पे भी थोड़ा सा लेके जाएं ताकि कम से कम एक नॉलेज आ जाए। बंदा किसी के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकता है, और अगर कुछ शायद हम 8-10 या 40 क्लास में से कोई 2-3 भी निकल आए उसमें, तो ये एक हमारे कंट्री के लिए भी बेहतर होगा, और एक प्लेटफॉर्म भी बड़ा अच्छा है। माशाल्लाह से काफी एफर्ट कर रहे हैं आप सब लोग। तो इस पे भी आए सर प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, ईटीआई मीन्स कि आप जैसे हमने एजेंटिक रैग पढ़ा था, तो उसमें एक मीन्स का ये था कि मॉडल के पास इंफॉर्मेशन आती है। तो सिंपल रैग था, वो ये करता था कि वो मॉडल चाहता था अपने डेटाबेस के पास या कहीं भी जहाँ पर हम उसको रेफर करते थे, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता था। वो उसके ऊपर थिंक नहीं करता था खुद से। तो फिर उसमें एजेंटिक रैग ले आए कि वहाँ पर हमने एक मॉडल बना दिया मजीद एआई का, कि जब भी आपका जो रैग है वो किसी मॉडल के पास जाएगा इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन उठाएगा 2-3 जगहों से, फिर खुद थिंक करेगा। जिस तरह ह्यूमन करते हैं ना, रेजनिंग करते हैं, उस तरह मॉडल भी रेजनिंग करेगा कि इन 3-4 चीज़ों में से सबसे बेस्ट कौन है या सबसे अच्छा कौन है, वो खुद से थिंक करके उसका आंसर दे देगा। तो आप कह सकते हैं उसका काइंड ऑफ वर्जन यही है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक के अंदर। पर वो काफ़ी एडवांस था, जो चीज़ें मुश्किल थी, तो फिर सर ने कहा था कि आप इसको रहने दें,
जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आएगी। तो वो एक एडवांस चीज़ है, तो आप सिंपली ना रैक को ही डिस्कस कर लें। तो फिर हमने ना उसको दोबारा डिस्कस नहीं किया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो CS बैकग्राउंड से नहीं थे स्टूडेंट्स। तो फिर हमने उसको छोड़ दिया था 1-2 दिन के बाद ही। ओके, किसी और का क्वेश्चन हो वैसे तो सर पूछ हमारे इस सेशन पूछिए। इस जी सर। सेशन के अंदर सर हमने एक रेंडर्स रेंडर्स पढ़ा था, फ्लाई डॉट IO पढ़ा था, AWS से रिलेटेड एक लेक्चर था। मेरे ख्याल में ये 3 प्लेटफॉर्म मुझे याद है, कुछ लेक्चर शायद मिस हो गए हो, तो जरा एक रिपीट कर देते हैं, हमने कमर्शियल लेवल पे कितने प्लेटफॉर्म थे हाँ, फॉर आप एक मल्टीपल समराइज। प्लेटफॉर्म यहाँ पर होते हैं। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारे एक तरह की काम करते हैं लेकिन डिफरेंट साइड्स हैं। रेंडर जैसा एक साइड है, उसी तरह जो हमने देखा था AWS है, फ्लाई है। ये सारे आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं, या आपको प्लेटफॉर्म देते हैं डिप्लॉय करने के लिए। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाते हैं। जो AWS है वो काफ़ी फेमस है, या गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, वो काफ़ी फेमस है। ये जो है ये इतने फेमस नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह का ही काम करते हैं। सर जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, गालबन अज्योर ही है ना? सर ये भी वही चीज है। जी वो भी वही है, वो आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी देता है डिप्लॉय करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। हम इसको फिर एंड करते हैं। ओके ठीक है सर, ओवर टू द होस्ट देन।